दोस्त काम के ही होने चाहिए, लिमिटेड ही होने चाहिए। तो हमने दोस्ती रखने का एक क्राइटेरिया निर्धारित किया कि कौन मेरा दोस्त बन सकता है। तो हमने लिखा हमारा दोस्त वही बन सकता है जो एक ही क्लास में 3 साल तक कंसिस्टेंसी के साथ फेल होगा। तो अब मेरे दोस्तों की श्रेणी में सारे बच्चे 3 साल फेल वाले आने लगे। तो अब वो हमारे से उम्र में 4-5 साल बड़े थे और वो फेल होते होते कुछ करते नहीं, मुस्टंडे हो जाते, मोटे 75 किलो के। हमारा वेट था मात्र 42 किलो और मेरे सारे दोस्त 75 किलो से ऊपर थे। ये हमारा शक्ति प्रदर्शन था। हम पूरे स्कूल में जब परेड करते थे तो हम आगे चलते थे 42 किलो के और हमारे सारे दोस्त 75 किलो के हमारे पीछे। और मेरे सारे दोस्त अपनी परफॉर्मेंस दिखाते थे क्योंकि समोसा उसी पे निर्भर था। तो मेरे दोस्त बार बार आके कहते थे मुकेश जी हुक्म करो, हुक्म करो। सब पूछेंगे आप कैसे हैं जब आपके पास थोड़े से कैसे हैं। चलो ये दुनिया का सत्य है, इसे आप कितना भी इग्नोर करो, सत्य तो यही है। सब पूछेंगे आप कैसे हैं जब आपके पास थोड़े से पैसे हैं। पैसे, अब मेरे पास पैसे थे, सब मेरे दोस्त मेरे नजदीक रहते थे। अब एग्जाम से पहले जितने भी स्कूल के होशियार बच्चे थे क्लास के, हम अपनी परेड उन दोस्तों के सामने निकालते थे। जो होशियार बच्चों के सामने हमारी परेड निकालते थे तो सारे होशियार बच्चे क्योंकि दिमाग वाले थे वो देखकर ही समझ जाते थे कि इसकी टीम बड़ी मजबूत है, पावरफुल है सेना, और मुकेश कोठारी को किसी चीज के लिए ना नहीं किया जा सकता। अगर ना किया तो ये धुलाई करवा देंगे क्योंकि सारे बदमाश इनके पास है। तो सारे होशियार बच्चे हमारे से डर रहे थे। एग्जाम में हम थोड़ा सा भी किसी को इशारा करते थे बताना तो वो अपना एग्जाम छोड़कर मुझे बताता और हम हर साल पास होते। एक भी बार भगवान के सब फेल ही नहीं हुई, बस रिजल्ट नहीं हुए लेकिन पास होते ही थे। रेगुलर हम पास हो गए और ये टेक्नोलॉजी हमने बीकॉम तक लगाई और बीकॉम तक हम पास हो गए। बीकॉम होने के बाद हमारे पिताजी का एक ही सपना था कि बच्चा ग्रेजुएट हो जाए और हम ग्रेजुएट हो गए। हमने कहा पिताजी शायद परेशान नहीं करेंगे क्योंकि इनका सपना पूरा हो गया है, लेकिन मुझे पता नहीं कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, आगे क्या होने वाला था मुझे पता नहीं। मैंने कहा पिताजी शांति कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिताजी बीकॉम करने के बाद रिजल्ट आने के बाद 3 दिन मेरे बाद मेरे कमरे में आए और मुझे आके कहता मुकेश फटाफट तैयार हो जा, 8 बजे की बात। और मुझे कह रहे फटाफट तैयार हो जा, 10 बजे तुझे नौकरी पर जाना है, तेरी नौकरी मैंने फाइनल कर दी। पहले वाले पिताजी बहुत खतरनाक होते थे, कभी कभी शादी भी फाइनल करके आ जाते और जिसकी शादी है उसी को नहीं बताते थे कि तेरी शादी। पिताजी बहुत पावरफुल होते थे, अभी की जैसे आपके जैसे पिताजी नहीं है। आपका बच्चा अभी कहता है डैडी रात को आऊंगा क्या, आपके बच्चे तो ऐसे पहले ऐसे नहीं थे। पहले तो ऐसे भाई साहब पढ़ती नहीं बहन का भी हिलते थे। पिताजी अगर पता चले वहां से कितना पापा आ गए तो हम कमरे में जाके छुप जाते, भकारी में जाके छुप जाते। अभी 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 जैसे पिताजी नहीं, अभी हमारे बच्चे तो हमारी बात ही नहीं सुनते। लेकिन हम डरते थे, बहन का ऐसे हिलते थे दड़ 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 दड़। पिताजी मुझे कहा नौकरी ज्वाइन करनी है 10 बजे और मैंने कहा फंस गए। अपन 2-2,500 रुपए पार्ट टाइम कमा रहे हैं और पिताजी मेरी नौकरी फाइनल करके आए 750 रुपए, वो भी 12 घंटे में। मैंने कहा यार आज मुकेश कोठारी डर मत, हिम्मत जुटा, पिताजी को क्लियर कर बोलते कि तुझे नौकरी नहीं करनी है तो 2,500 रुपए पहले ही कमा। तो मुझे लंबी सांस ली, मैंने बहुत हिम्मत जुटाई कि आज बोली, लंबी सांस जुटाई और बोलने से पहले 5 कदम पीछे। क्यों? पिताजी सुरक्षित जोन में आ गए। मैंने कहा एकदम फेवरेट चल जाए तो अपन उतनी दूरी मेंटेन कर ले ताकि लगे नहीं। और पिताजी को बोला पिताजी मैं नौकरी नहीं करूंगा क्योंकि नौकरी वाले से ज्यादा पहले ही कमाता हूँ। तो पिताजी बहुत बोला चुप पागल आदमी, कब मेच्योरिटी आएगी तेरे अंदर, बीकॉम हो गया तो नाक कटा रहा है समाज में मेरी। अरे बड़ा हो गया है, कल तेरी शादी करनी पड़ेगी। पिताजी का दर्द क्या है तुझे पता है? कल शादी करनी पड़ेगी, रिश्ते आएंगे, लड़की का बाप आकर पहला प्रश्न करेगा कि तुम्हारा बेटा क्या करता है, तो मैं क्या बोलूंगा गैस का सिलेंडर ब्लेक करता। पिताजी को तो समझ से ही छोड़ दी।
मेरे कान पकड़ा, सीधा नौकरी। तब से मैंने एक रूल बना, रूल था जो आपको भी अपनाना है लाइफ में। जीवन में केवल उसी विषय के बारे में सोचिए जिसमें तुम परिवर्तन कर सकते हो। उस विषय के बारे में सोचना ही नहीं जिसमें तुम परिवर्तन कर ही नहीं सकते। हमारी कई बहनें कहती है, काश मेरी शादी भी राजकुमार से होती, हो गई। अब सपने देखना बंद कर दे मेरी बहन, हो गई जो हो गई, अब सोचना बंद कर, टाइम खराब हो रहा है। एक भाई साहब कहते हैं, काश मैं भी लंदन में पैदा होता। मैंने कहा मर जा, ले ले पुनर्जन्म। हो गया जो हो गया ना, क्या यार फालतू की बातें कर रहा है। जो हो गया उसे बिताना है, जो तू कर ही नहीं सकता उसके बारे में सोचना है। और आपके जीवन के आधे कष्ट दूर हो जाएंगे जब आप ऐसे विषय के बारे में नहीं सोचे जो आपके हाथ में ही। काश मेरा बच्चा भी होशियार पैदा होता, अब तो दोबारा ही पैदा करना पड़ेगा। और उसके बाद भी फाइनल नहीं है कि दोबारा वाला भी होशियार होगा। समझो यार बात को, जो तुम्हारे हाथ जो है तुम्हारा बेटा, उसी को ठीक करो ना यार। काश होता है, कैसे होता भाई? जो भगवान ने लिखा था, अल्लाह ताला ने लिखा था, हो गया। अब आप जो कर सकते हैं नहीं कर सकते। ऐसा मत सोचो काश ये हो जाता, काश हो जाता है, तो जिंदगी खराब हो जाए। जो हो गया है हो गया, इससे ठीक करना तेरे हाथ में है। और रोएगा तो एक भी चीज ठीक नहीं होगी, और ठीक करना शुरू कर देगा तो कुछ तो हो ही है। हेलो यस। तो आज सबसे पहले सीखा तो मुझे लग गया कि यार अब ये नौकरी तो अपन छोड़ ही नहीं सकते, अपने बलबूते की बात ही नहीं। पिताजी ऊपर से फुटबॉल के शौकीन है, अपन क्या करते हैं, नौकरी में गए तो नौकरी में पहले दिन मैंने सपना क्या बनाया, मेरे कभी जीवन में छोटे सपने नहीं रहे। मैं नौकरी में जहाँ पहले दिन ज्वाइन किए तो मेरा मैनेजर था, तो मैंने पहले दिन सोच लिया कि सारा मैनेजर बनना। मैनेजर और मेरे में 15 पोस्ट, और मैं जहां पर मैं जा रहा हूं मैंने सोच लिया यार ये मैनेजर क्या चीज है, साला यही बन। और वो बनना है ना तो क्या करना पड़ेगा, उसके नजदीक रहना पड़ेगा। रूल नंबर 2, जो बनना है वहां जाना होगा। हेलो यस। क्या बोला मैंने? जो बनना है वहां जाना होगा। अगर नेता बनना है तो नेता के पास जाना होगा, खाना बनाना है तो किचन में जाना होगा, और अगर साधु बनना है तो साधु के पास रहना होगा, आतंकवादी बनना है तो आतंकवादी के पास जाना होगा, कामयाब बनना है तो कामयाबी के पास जाना होगा। जो बनना है वहां जाना होगा, जो आपको बनना है उसके नजदीक रहना चालू कीजिए। मेरी बहनें यहाँ पर बैठी है, आप कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन आपकी सारी सहेलियां हैं जो पड़ोसी की बुराई करती रहती है, और तुम पूरे जीवन उसके साथ बिताते हो, तो उनके गुण तुम्हारे अंदर नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो गुण तुम्हारे अंदर आएंगे नहीं। सबसे पहले अपने सर्कल को बदलना पड़ेगा, अपनी संगत को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो बनना है वहां जाना। और जब हम अच्छी सर्कल में रहते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि अच्छे सर्कल में रहना मतलब लाइसेंस है कि आप कामयाब हो जाएंगे ना, लेकिन आप नाकामयाब नहीं हो सकता। आपने जो सोचा है उतना कामयाब ना हो, क्योंकि मेरी अपलाइन पीसी चावला जी हमेशा कहते हैं, सितारों को छूने की कोशिश करोगे तो हो सकता है सितारा हाथ में ना आए, लेकिन सितारों को छूने के लिए हाथ ऊपर करेंगे ना तो कीचड़ में तो नहीं जाए। तो हाथ ऊपर है तो कीचड़ में जाएगा कैसे? इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहिए। अच्छे लोगों के साथ रहने से अच्छी दिमाग में बात की आती है, अच्छी संगत होने से कामयाबी आपके हाथ में आती है। जो बनना है वहां जाना होगा। और फिर मेरा रूल क्या था, जो कर्मचारी करते थे उनसे मैं उल्टा करता। आज आपको जीवन का तीसरा रूल बता, आप अगर कामयाब नहीं है तो आपको सबसे पहले गुरु बनाना है नाकामयाब। क्या बोला? आप कह रहे हैं ये बुलावरा क्या उल्टी पुल्टी शिक्षाएं दे रहे हैं। अरे मेरी बात को पूरी नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर आप कामयाब होना है तो गुरु बनाना है किसको? नाकामयाब। और नाकामयाब जो करता है सब उसका उल्टा करना। नाकामयाब अगर 10 बजे उठना साला तुम 4 बजे उठना। नाकामयाब गालियां बकता रहता है, तुम प्यार से बात करना चालू करो। तुम नाकामयाबी का उल्टा करते जाओ, भगवान सब वही कामयाबी का तरीका है।
तुम उसको उल्टा करो, उसको गुरु बनाकर कहो गुरुजी आप जो करेंगे उसका हम उल्टा करें। अगर वो बेईमान है तुम ईमानदार बन जाओ, और फिर देखो तुम्हारी कैसे कामयाबी आती है। इसलिए जीवन में जो भी आपके आसपास नाकामयाब है, रोज उसके 2 अगरबत्ती लगाओ और उसे सीखो और उल्टा काम करो, उल्टा काम करो। जैसे जैसे उल्टा करते जाओगे तुम कामयाबी के नजदीक पहुंचते जाओगे। ये जीवन का सीधा सीधा नियम। फिर मैंने क्या किया, 2 रूल बदले जीवन में नौकरी के अंदर। पहला, इन कर्मचारियों की तरह मैं काम नहीं करूंगा। कर्मचारी एक ही बात बार बार कहते हैं, हम उतना ही काम करेंगे जितना पैसा मिलता है। कर्मचारी पहली लाइन क्या बोलता है? सारे कर्मचारी संगठनों की हड़ताल इसी बात पर होती है, हेलो, हम उतना ही काम करेंगे जितना पैसा मिलता है और हम वही काम करेंगे जिसके लिए हमें रखा गया है, हम दूसरे का काम नहीं करेंगे। तुम इसका जस्ट उल्टा करो, हम वो करेंगे जिनका पैसा नहीं मिलता हो, हम उसका भी करेंगे जो मेरा काम ना हो। और फिर देखो तुम्हारी प्रोग्रेस, क्योंकि तुम आसपास के लोगों से ज्यादा सीख जाओ और यही तुम्हारी कामयाबी का मंत्र होगा। और मेरे साथ क्या हुआ कि मैं पूरे दिन भर अपने बॉस के नजदीक रहता था, जल्दी फ्री होता था, बॉस के पास जाता था, बॉस अपने पर्सनल काम मुझे बता देता था। इसकी वजह से मैं बॉस के नजदीक रहता था, बॉस मेरे से खुश रहता था, मेरे कंधे पर हाथ रखता था, सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट मेरे रखते थे, सबसे ज्यादा प्रमोशन मेरा होता था और मैं थोड़े ही दिनों में बॉस जो भी करता था सारा काम सीख लिया। आदत 2 साल। अब मैं छुट्टी में जाता था ना, बॉस का ब्लड प्रेशर हाई होगा क्योंकि बॉस का काम तो मैं करता। वो मेरा इतना प्रिय हो गया कि हर जगह मेरे कंधे पर हाथ रख के कहता है ये मेरा है। पूरी कंपनी के लोग मेरे से घबराते थे। मैं था छोटे पद पर, लेकिन बॉस का हाथ मेरे कंधे पर। उसका नजदीक का काम क्या हुआ कि भीलवाड़ा के अंदर छावड़ा सिंथोटेक्स लिमिटेड, न्यू में ब्रांड का नाम, और मैंने वहां पर 7 साल नौकरी की, 750 से करियर चालू किया और 1997 में मेरी सैलरी हो गई 13,000 बेसिक। मार्केट में 13,000 सैलरी। जिस समय में 13,000 सैलरी थी, 3rd ग्रेड के टीचर की रेट थी 3500 रुपए। 1st ग्रेड की थी 6-7 हजार रुपए। कल मेरी कलेक्टर और एक थी 27 साल, सारा में तो 7 बन गए। सीखने का पॉइंट नंबर 4, जब तुम कामयाब होते हो तो एक बीमारी तुम्हारे अंदर धीरे से घुसती है जो तुम्हें भी पता नहीं चलता। दैट इज कॉल्ड ईगो, घमंड। मुझे लगने लगा कि मैं दुनिया का सबसे महान आदमी, मेरे से ज्यादा महान कोई है ही। मैं मेरे पिताजी की बात नहीं सुनता। मुझे लगता था कि पिताजी मेरे से कम सम करवाते हैं, तो ये क्या चाहते मेरे से ज्यादा। मेरा कोई भी आदमी मुझे कहता था मुझे ऐसा करो, तो मैं कहता था आपकी सैलरी कितनी है पहले बताओ। अगर सैलरी मेरे से कम है तो मैं उसकी बात भी नहीं सुनता। और 99.99% लोगों में कामयाबी के साथ यही हुआ जो नेचुरल प्रक्रिया में मेरे साथ भी आता। और मैं अपना आपको महान समझने लग गया। जीवन ठीक चल रहा था, 13,000 सैलरी, कंपनी इधर उधर जाने के लिए गाड़ी प्रोवाइड कराती, मेरे पास खुद का स्कूटर है वेस्पा 150 एनवी। वो स्कूटर आज भी मेरे पास है। मेरा 25 करोड़ का मकान है पुर रोड पर, स्कूटर महाराज का मंदिर बनाया है। स्कूटर रोज भगवान को प्रणाम नहीं करता हूं मैं स्कूटर को ही प्रणाम करके निकलता हूं रोज। पूछो क्यों? पूछो ना यार। स्कूटर को प्रणाम इसलिए करता हूं कि मुझे आरसीएम करने से पहले सबने मना किया स्कूटर को छोड़ दो। सबने जो आता वही ज्ञान देता, पागल हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मैं स्कूटर को कहता था प्लान बताने चले होगा, भगवान निर्जीव है। इन्होंने कभी मना नहीं किया क्योंकि एनालिसिस करना ही दान नहीं। हेलो, अल्टीमेट सब कुछ जीवन में कोई प्रॉब्लम, भगवान को सब कोई प्रॉब्लम।
तो प्रश्न यही तो है, क्या प्रॉब्लम नहीं है तो एक्सेप्ट करना चाहिए? भाई साहब कह रहे नहीं करना चाहिए। तो प्रश्न आंसर ये है कि फिर मैंने क्यों किया? दो वजह से किया, या तो मैं दुनिया का सबसे समझदार आदमी था, या फिर दुनिया का सबसे बड़ा पागल। तीसरा कौन सा तरीका? भाई कामयाबी थी, पैसे थे, इनकम थी, पोस्ट थी, पद था, फिर मैंने हासिल क्यों किया? या तो मैं पागल था या समझदार था। आपको भी यही कंफ्यूजन, आप पागल हैं कि समझदार? अच्छा बताओ कितने लोग समझदार हैं? तो पागल है? अरे बताओ ना, आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो। पागल है, समझदार कितने? समझदार कम है क्या? अच्छा कितने पागल हैं? अरे यार पागल लोग की समझदार, मुझे कंफ्यूज है कि वो पागल है कि समझदार है। यार भैया कहाँ लाके खड़ा कर दिया दिल्ली आपने मुझे, यहाँ पर पता ही चल रहा कि कौन पागल है कौन समझदार है। अभी तीसरा कौन से कैटेगरी का आदमी है यहाँ पर? मेरी अपलाइन से पहले तो क्या पागल का उल्टा किया कि समझदार का उल्टा किया? ये पता ही नहीं किसका उल्टा किया। चलो चलो देखो आनंद लेते हैं, बहुत मजा आने वाला है। आप मैं कहना चाहता हूँ उसको समझने की कोशिश करो। तो मैं खुद ही कंफ्यूज था कि मैं पागल हूँ कि समझदार। तो जो समझदार अपने आप को समझता है, जो कहता मैं समझदार हूँ, उसी का पड़ोसी से पागल। और जो पागल समझता है वो खुद अपने आप को समझदार समझता है। इसका मतलब सब कंफ्यूजन है कि कौन पागल है कि कौन समझदार। तो मैंने अपने से पूछा किस तरह के लोग कामयाब होते हैं? तो सभी तरह के लोग कामयाब होते हैं। अगर तुम पागल हो तो भी कामयाब हो जाओगे, समझदार हो तो भी कामयाब हो जाओगे। मैंने कहा कैसे? उसने कहा अगर तुम पागल हो तो क्या दुनिया में इकलौते पागल हो? बहुत सारे पागल तुम्हें भी मिल जाएंगे। और अगर तुम समझदार हो तो गलत में मत रहना, समझदारों की भी कमी नहीं है दुनिया में। समझदार को समझदार मिल जाएंगे, पागल को पागल मिल जाएंगे। जो जैसा होता है उसको वैसा मिलता है। क्या बोल रहे हैं? जो जैसा होता है। एक शराबी बेवड़ा अनजानी सी बारात में छोड़ दो, शाम तक वो अपना पार्टनर ढूंढ लेता है। जो जैसा होता है उसको वैसा मिलता है। शराबी को शराबी मिलता है, पागल को पागल मिलता है, बेवड़े को बेवड़ा मिलता है। जो जैसा होता है वैसा ढूंढ लेता है। हमारी ये बहनें अचानक एक नए मोहल्ले में इनको शिफ्ट कर दो, इनकी जैसी दिमाग वाली इनकी दोस्त बन जाएंगी कुछ ही दिनों में। जो जैसा होता है उसको वैसा, जो जैसा होता है ऑटोमेटिक हमारा दिमाग ऑटोमेटिक ढूंढता जैसा होता है। हमारे कैटेगरी के लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं हमेशा। जो जैसा होता है उसको वैसा मिलता है। सब कुछ जीवन में ठीक था, इस सिस्टम में क्यों आया? मेरी कंपनी में काम करते थे मेरे बॉस, और वो पता नहीं डायरेक्ट सेलिंग का कोई प्लान देखकर आए थे। अब वो मुझे सबसे पहले ज्वाइन करवाना चाहते थे, लेकिन मुझे अगर कहते थे कि मुझे ज्वाइन करवाना चाहता हूँ तो मैं होता ही, क्योंकि मैं बॉस को भी मेरे से ज्यादा पागल समझता था। लेकिन बॉस मेरे से ज्यादा समझता नहीं। मैं सोचता था कि किस्मत से ये बॉस बन गया, होना तो मुझे चाहिए। ऐसे मन में सारे कर्मचारियों के दिमाग में ऐसे गलतफहमी आती रहती है। तो मेरे दिमाग में ऐसी गलतफहमी थी कि तो मैं बॉस को, अगर बॉस मुझे डायरेक्ट कहता है कोई प्लान है जिसमें तू ज्वाइन होगा और मेरे नीचे आएगा और तू करेगा, उससे मुझे इनकम आएगी, तो साला भगवान कसम किसी हालत में ज्वाइन नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मुझे आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन अगर मुझे कोई कह दे कि तेरी वजह से मुझे आएगी, साला मैं जाऊंगी नहीं कर। आदमी का नेचर होता है ना इस तरह का। आधे आदमी परेशानी डालने पे इसीलिए है, सर मैं काम करता हूँ ऊपर वाले को इनकम आ रही है। अरे मैंने कहा तू ऊपर वाले को आ रही है तो तेरे नीचे वाले भी तो काम कर रहे हैं, तुझे आ रही है। ये ऊपर नीचे का क्या लगा रखा तुझे? ये तो सबके साथ एक नेचुरल नियम है यार, मैं इसको कैसे बदल सकते हैं? खैर सब कुछ जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी कंपनी में मेरा बॉस कोई डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी का प्लान देखकर आया और अगले दिन वो मुझे बताना चाहता था, लेकिन उससे पता था कि ये एक ईगो से भरा हुआ व्यक्ति है, इसको डायरेक्ट अगर आप बोलेंगे तो ये मना कर देगा। इसको थोड़ा मोटिवेट करके थोड़ा चढ़ा कर ही हम इसको ला सकते हैं कारोबार में। आपको भी कई लोगों को ऐसे उठा उठा कर लाना पड़ेगा, है ना। डायरेक्ट बोलेंगे ले आजा मेरी गाड़ी में जुड़ जा, तो क्या है सारा आंसर नहीं करेंगे।
लेकिन मेरे बॉस को कला पता था, दैट इज फॉलो। और इन्विटेशन इतना जोरदार दिया उन्होंने कि मैं मना ही नहीं कर पाया। मेरा बॉस है ना, मेरे को सुबह 9:55 ऑफिस में पहुंचे। मेरे बॉस का कोई आने जाने का टाइम नहीं था, लेकिन हम नीचे वाले कर्मचारी थे, हमें एकदम टाइम पे जाना पड़ता था। तो मैं वहां गया तो मेरा बॉस उसी समय आया। कभी कभी होता था ऐसा वर्षों में कि मेरा बॉस और हम दोनों एक ही साथ मेरे पार्किंग में स्कूटर को रोका और देखने लगा कि किधर जगह उधर पार्क कर दो। तभी बॉस की कार आके रुकी और बॉस ने कांच नीचे किया और मेरे से बोला, मुझे नहीं रुकना, तेरे से 2 मिनट का। मैं खुश, मैंने कहा यार मुकेश कुमारी कितना बड़ा आदमी बन गया, बॉस को भी तेरे से काम करना। मैं बहुत गलत फहमी में जीता और मैं वहां खड़ा हो गया चुपचाप। बॉस आया थोड़ी देर में और मुझे कहा यार भाई बेटे को ना पायलट बनाना। क्या बोला? पायलट बनाना। मैं बड़ा खुश हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा निर्णय है, पायलट का बहुत अच्छा फ्यूचर है। अरे फ्यूचर तो ठीक है, 25 लाख रुपए लगते हैं, अभी तो 1 करोड़ से ज्यादा लगते हैं। उस जमाने की बात बता रहा हूँ, 25 लाख रुपए छोटी मोटी बात नहीं होती थी। और उन्होंने कहा 25 लाख रुपए लगते हैं। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, हो जाएगा, 25 लाख भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिढ़ गया। मैंने कहा सर क्या होगा? अरे 17,000 सैलरी है मेरी, रात भर कैलकुलेटर पर 17,000 प्लस 17,000 प्लस 17,000 प्लस कर रहा हूं, साला 25 इकट्ठे ही नहीं हो रहे और वो कह रहा हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? मैंने कहा सर फिर क्या करोगे? दादाजी ठीक कहते हैं। मैंने कहा दादाजी क्या कहते थे आप? दादाजी मुझे बार बार कहते थे कि पोते मेरी बात मान लेना, तेरे बाप ने तो नहीं मानी, तू मान। जीवन में तो कुछ भी कर लेना, नौकरी मत कर, क्योंकि नौकरी केवल जीने का इंश्योरेंस और लाइसेंस है जो तुझे कभी मरने नहीं देगी, लेकिन ये नौकरी तुझे आजादी से कभी जीने नहीं देगी। तो रोटी को पकड़ने के चक्कर में बड़े बड़े साम्राज्य खो देगा। जब भी कुछ भी नया दिमाग में आएगा तो तुझे लगेगा कि मैं कोई भूखे मर रहा हूं क्या, और तू कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। और जब करने की उम्र है तब तक तू 60 साल का हो जाएगा। जब तेरा जोश पूरा निकल जाएगा तब तुझे 60 साल के एज में हटा दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि थोड़ी बहुत पेंशन ले ले, अगर पुराना कर्मचारी है, नया कर्मचारी तो तेरे पैसे से तू ले ले, हमें कुछ नहीं देना। ये सब के साथ होगा। क्षमता चांद पर जाने की है, लेकिन तुमने नौकरी कर ली तो तुम नहीं जा पाओगे अब चांद पर। अब तुम्हें समझौते ही करने पड़ेंगे। तुम्हारी बीवी अगर तुम्हें कह दे कि सुनो जी स्विट्जरलैंड घुमा के लेकर आओ, तो तुम्हारा सपने में भी ख्याल नहीं आ सकता कि एक गवर्नमेंट कर्मचारी अपनी बीवी को स्विट्जरलैंड घुमा करता है। दिमाग बोध है, दिल बोध है, काबिलियत बोध है, लेकिन तुमने कर ही है नौकरी, अब तुम कुछ नहीं कर पाओ। नौकरी इंश्योरेंस है जो तुझे भूखे नहीं पड़ेगी। और ये बात मैं तब कह रहा हूं जब मैंने नौकरी की भी है 7 साल। तो दादाजी कहते थे नौकरी मत करना। मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं मानी, पोते तू मान लेना। मैंने कहा फिर? अरे यार अब याद आ रहे हैं, भाई मैंने भी नौकरी कर ली, पिताजी भी नौकरी करते हैं, मैंने भी नौकरी कर ली, मैं अब क्या करोगे सर? तो उन्होंने कहा यार भाई अब तो कोई और तरीका नहीं है, अब तो पार्ट टाइम ही बिजनेस करना पड़ेगा। क्या बोला? वर्ड क्या था? पार्ट टाइम बिजनेस करना पड़ेगा। तो मैंने बोला सर ये सब भूल भुलैया है, पार्ट टाइम कोई बिजनेस नहीं होता, जो भी बिजनेस होता है फुल टाइम होता है। वो क्या कहता होता है? पार्ट टाइम होता है। मैंने कहा सर क्या होता है पार्ट टाइम? अरे मेरे दोस्त आए थे कल घर पर, अब देखो उसकी बात चालू हुई, कल मेरे दोस्त आए थे घर पर, उन्होंने मुझे पार्ट टाइम कारोबार बताया जिसमें ना दुकान लगाने की जरूरत ही नहीं। मैं गौर से सुनने लगा यार ऐसा कौन सा कारोबार लगे जिसमें दुकान लगाने की जरूरत नहीं। मैं यूं नजदीक लेकर सुनने लगा, तब उसने क्या बोला? पैसा लगाने की भी जरूरत नहीं। फिर थोड़ा देर बाद क्या बोला? सामान रखने की भी जरूरत नहीं। फिर क्या बोला? हिसाब रखने की भी जरूरत नहीं। फिर क्या बोला? टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं। फिर क्या बोला? मैंने कहा यार पागल हो गया, मैं मंत्र के आगे जो भी कारोबार में होता है ये सबके लिए मना कर रहा। कोई पागल बना दिया इसको, ये मुझे बनाने आया। मैंने कहा सर फिर क्या वो कारोबार आप करेंगे? अगला प्रश्न, आप करोगे फिर वो कारोबार?
तो उसने कहा यार भाई करना तो बहुत चाहता हूं लेकिन अभी हाँ नहीं। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं? अनुभव नहीं है ना, एक्सपीरियंस। दादाजी ने कभी बिजनेस नहीं किया, पिताजी ने कभी नहीं किया, मैंने कभी नहीं किया, अचानक निर्णय कैसे ले? तो मैंने भी उनको कह दिया। मैंने कहा क्या कह दिया? मैंने कह दिया मेरा भाई है मुकेश कोठारी, जो छठी क्लास से करता आया है बिजनेस, अगले संडे में ताकत है तो वापस आना, मैं अपने भाई को बुलाकर लाऊंगा और मेरा भाई जब तक मुझे नहीं कहेगा कर ले तब तक नहीं करूंगा। इसलिए मुकेश तुझे राय देने संडे को आना। और मेरा सीना 5 सेंटीमीटर बहा। मैंने कहा यार इतना बड़ा आदमी बन गया, साला बॉस भी इससे राय लेता। कोई छोटा मोटा आदमी? आप तो जबरदस्ती आए होंगे, हम तो 7 दिन से इंतजार ही कर रहे थे कि कब मीटिंग हो और जाए। हमने शादी वाली चाय निकाली, रात भर उसे धोया, बियर कल प्रेस की ताकि लगना चाहिए ना कि बॉस का बॉस आया है, बॉस को राय देते। तो एकदम प्रेस एकदम तैयारी, नई डायरी पेन लिया। मेरे को सुबह रोज मैं सुबह 5 बजे जग गया। मैंने कहा कब 10 बजे की ओर मैं जाऊंगा ना, इतना एक्साइटेड हो गए 10 बजे हॉल के अंदर। ये तो बहुत सारे लोग हैं, वहां 5-7 आदमी बैठे थे। मैं भी जाकर बैठ गया पहली सीट पर, आगे वाली जहाँ राजकुमार जी बैठे ना, वहां जाकर पहली सीट पर बैठे। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कर क्या रहे। अब कोई आदमी आ ही नहीं रहा, जिसने मुझे बुलाया वो मुझे नजर ही नहीं आ रहा। मैं खूब देर तक बैठा रहा। फिर धीरे से थोड़ी सी आवाज आई, जैसे ढोलक की आवाज आई थी ना, जैसे फुसर की आवाज आई। हमने पीछे घूम के देखा तो 4 आदमी सूट में, भीलवाड़ा में टेम्परेचर 48 डिग्री, अगस्त का महीना, नॉन एसी हॉल, पसीना तर 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 कर रहा, और ये 4 ने मेरी तरह सूट पहना और अंदर घुस रहे। मैं बड़ा परेशान, ये बहुत से प्रदेश के आदमी, इनको गर्मी में सर्दी लग क्यों नहीं, इन्होंने सूट क्यों पहना? मैं सोचा, तभी मेरे दिमाग ने कहा माइंड योर बिजनेस, ये सूट पहने की पजामा तुझे क्या लगता है? इस काम के लिए आया हूं काम कर। मैं चुप हो गया। जब 2 आदमी लड़ रहे होते तो तुम्हारा दिमाग में कहता तू तो बीच में घुस रहा होता है दिमाग। तो मेरे दिमाग में तू चुप हो जा भाई, तेरे क्या लगता है सूट पहने की पजामा, तू चुपचाप बैठ, तेरे को जो सुखा गया वो कर, मैं आके बैठ गया। अब पहला कार्टून आया स्टेज पर, आते क्या बोलता, दोस्तों ये जोश का बिजनेस है। मुझे देर हंसी आई। मेरे कहा पागलों ने जोश का भी बिजनेस चालू कर, जोश को नापने की कैसे, तोड़ने की कैसे, कैसे निर्धारित करेंगे, लिया कि नहीं लिया, मिला कि नहीं मिला, पता किसी चलेगा जोश का? जोश का भी कोई बिजनेस होता है? पागलों की बातें कर रहा है। मैं ऐसे कर ही डाला तब तक कार्टून नंबर 2 आ गई। कार्टून नंबर 2 कार्टून नंबर 1 से भी बड़ा। वो आगे कहता, दोस्तों ये जोश का बिजनेस है, इसलिए बजाओ ताली। पागल आदमी क्या सकल से ताली वाला नजर आ रहा हूं? और ताली बजाओ तो किस बात पे ताली बजाऊं? तो बता तो सही ताली किस पे बजानी है? मैं नहीं बजाऊंगा ताली। और मैंने कसम खा ली तू कितना भी बोल, मैं ताली नहीं बजाऊंगा। और मैंने एक भी ताली नहीं बजाई। यहाँ पर भी जो ताली नहीं बजा रहे मेरे सगे भाई, कोई ताली वाली नहीं बजाई। फिर दूसरा कार्टून गया, तीसरा उससे भी भारी। वो क्या कहता, दोस्तों गांव की सबसे बड़ी गाड़ी तुम्हारी होगी, गांव का सबसे बड़ा बंगला तुम्हारा होगा। अरे करना क्या है बताना? गाड़ी होगा, बंगला होगा, बताता तो है नहीं करना क्या है, गाड़ी बंगला ये क्या होगा। तीसरा आदमी गया, कभी चौथा, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा वाला आता है। सबसे लास्ट में कौन आया है यहाँ? चौथे नंबर पे सबसे लास्ट आदमी, सबसे बड़ा कार्टून। वो आते क्या कहता, दोस्तों तो आप समझ गए होंगे आज की सेमिनार समाप्त हुई। अरे मैंने कहा बता तो सही करना क्या है? सेमिनार ही समाप्त कर दी। हालत खराब। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि समझ में नहीं आया, प्रॉब्लम ये थी कि हम गए क्यों।